जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। भारत का C-295 प्लेटफॉर्म पर आधारित 15 नए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लेने की दिशा में जो कदम है वो आगे बढ़ रहा है और कार्यक्रम CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी के करीब बताया गया है। कुल 15 विमान यहाँ पर खरीदे जाएंगे। इनमें से 9 MR जो कि भारतीय नौसेना के लिए होंगे और इसके अलावा 6 जो होंगे वो MMA विमान होंगे जो कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए होंगे। इनका निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL द्वारा बड़ोदरा की C-295 प्रोडक्शन फैसिलिटी के आधार पर किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम की अनुमानित लागत तकरीबन $3.5 बिलियन बताई गई है। भारतीय नौसेना के MR संस्करण में मुख्य रूप से मैरीटाइम सर्विलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सरफेस टारगेट ट्रैकिंग और इसके अलावा लॉन्ग रेंज सर्च एंड आइडेंटिफिकेशन जैसी क्षमताएं दी जाएंगी। इसमें DRDO डेवलप्ड सेंसर, ESA रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर जैसे सिस्टम शामिल किए जाने की उम्मीद है। क्या पाकिस्तान चाइना से J-16 फाइटर जेट खरीदने वाला है? क्योंकि इस समय डिफेंस गलियारे में कुछ चर्चाएं ऐसे ही चल रही हैं कि अगर पाकिस्तान चाइना से J-16 फाइटर जेट हासिल करता है तो भारत के सामने चुनौती सिर्फ एक नए फाइटर की नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम की होगी। अगर हम J-16 की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ये Su-30 परिवार से विकसित ट्विन इंजन ट्विन सीटर हैवी वेट मल्टी रोल फाइटर है और इसकी खासियत लंबी दूरी, बड़ा वेपन कैरिंग कैपेसिटी, आधुनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि चीन का J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट दिखाता है कि इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक अटैक, रिकॉनेसेंस और नेटवर्क ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं चीन पाकिस्तान नेटवर्क की बात करें तो संभावित पाकिस्तानी J-16 को J-10, J-17 ब्लॉक 3 एवैक एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रेडार और चाइनीज डेटा लिंक के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी मिसाइल दागने वाला विमान जरूरी नहीं है कि टारगेट को सबसे पहले डिटेक्ट करे। अब यहाँ पर भारत का Sukhoi 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि Sukhoi 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम में ESA रडार, बेहतर एवियोनिक्स, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लॉन्ग रेंज वेपन जोड़ना बेहद ज़रूरी है। खैर, यहाँ पर यह कंफर्म नहीं है कि चाइना वाकई इसको देगा या नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान को लेकर के। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने हैदराबाद स्थित टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया है। ये प्लांट C-130 जे सुपर हरक्यूलिस के महत्वपूर्ण जो एम्पेनाज यानी कि टेल असेंबली है वो बनाता है। भारत में बने ये स्ट्रक्चर अमेरिका में बनने वाले नए C-130 जे विमानों में इस्तेमाल होते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन का ये ज्वाइंट वेंचर 2010 में शुरू हुआ था और अब ये भारत अमेरिका के रक्षा औद्योगिक सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। सबसे अहम बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स लगभग 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रही है और इसी बड़े मल्टी बिलियन डॉलर कार्यक्रम को लेकर कंपनी अपनी क्षमता यहाँ पर दिखा रही है। इस प्रतियोगिता में अब 2 ही प्रमुख दावेदार बचे हुए हैं, जहां पर लॉकहीड मार्टिन C-130 जे सुपर हरक्यूलिस और एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम है। क्योंकि A400M के विड्रॉ करने की खबरें सामने आई हैं तो देखना है कि अब भारतीय वायुसेना किसको सेलेक्ट करती है और यहाँ पर कौन बाहर होता है। खैर, अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो एम्ब्रेयर C-390 मिलेनियम के चांसेस ज़्यादा हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 अपने डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच रहा है और इसका पहला प्रोटोटाइप रोल आउट माइलस्टोन पार कर चुका है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके ग्राउंड ट्रायल्स इस समय चल रहे हैं। मैडन फ्लाइट को 2026 के अंत तक टारगेट किया गया है। आपको अभी से बता दूं कि ये सारी जो रिपोर्ट्स मैं दे रहा हूँ ये मीडिया सोर्सेज के हवाले से है। अभी HAL ने या ADA ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात माने तो 2026 के अंत तक इसका जो मैडन फ्लाइट है उसको टारगेट किया गया है। मार्क 2 एक लगभग 17.5 टन वजना मीडियम वेट फाइटर होगा जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे। शुरुआती एयरक्राफ्ट में उत्तम ESA रडार का गैलियम आर्सेनाइड वेरिएंट शामिल होने की बात कही गई है। इसमें 912 ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स हैं और आगे चल के इसमें जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम ESA रडार है इसका ट्रांजिशन भी हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंफर्मेशन का मांग करती हैं और इसका जवाब हमें HAL और ADA से ही मिल सकता है। तो देखते हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन कब आती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के AN-32 बेड़े को लेकर आ रही है।
AN-32 को लेकर रिपोर्ट से बताया गया है कि ये बेड़ा अब जल्दी रिटायर नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार अपग्रेड किए गए कई AN-32 विमान 2040 के दशक तक रहेंगे सर्विस में और संभवतः कुछ विमान उसके बाद भी रह सकते हैं। भारत का नया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आने के बाद भी AN-32 को तुरंत एक-एक करके रिप्लेस करने के बजाय दोनों विमान कुछ समय तक साथ-साथ ऑपरेट कर सकेंगे। AN-32 अभी भी भारतीय वायुसेना के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि ये ट्रूप मूवमेंट, लॉजिस्टिक, इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन मिशन हो गए, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस हो गए, उसमें लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस डिसीजन को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि हाल ही में AN-32 के साथ हुए कुछ हादसों ने इसकी अभी रिलायबिलिटी पर सवाल उठाने शुरू करे हैं। भारत ने AN-32 की सर्विस लाइफ बढ़ाने और एवियोनिक्स कैपेबिलिटीज अपग्रेड करने में काफ़ी निवेश किया है, इसीलिए अपग्रेड किए गए विमान सिर्फ नए MTA आने के कारण तुरंत अप्रासंगिक नहीं हो पाएंगे, बल्कि इन्हें सर्विस में कुछ समय तक रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।